चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का की क्लास करंट अफेयर्स को लेकर के है और आज के यूपी के पिछले एक वीक में क्या कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी हो सकती हैं। इसमें आपको देखा जाए तो पिछले वीक में कुछ एक घटनाक्रम यहाँ पर जो सबसे पहली डेवलपमेंट हुई है, कई सारी जानकारियाँ आपको एक ज़िले बेस भी हो सकती हैं कि किसी ज़िले में किस तरीके की योजनागत पहलू कोई स्कीम लॉन्च की गई हो, किस ज़िले से शुरू की जा रही है, इसको लेकर के रहता है थोड़ा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि अभी पिछले वीक में देखा जाए तो एक योजनागत पहलू रक्षा मंत्रालय की तरफ से यूपी में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के अहम प्रोजेक्ट है ये, और जो कि सीतापुर यूपी में यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। एक सौर ऊर्जा प्लांट है और साथ ही साथ यहाँ पे जो सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा रही है उसको यहाँ पर एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से कन्वे किया जाएगा कि आगे जब जरूरत पड़ेगी तो फिर उसको हम सप्लाई कर सकते हैं। तो एक स्टोरेज व्यवस्था भी इसमें यहाँ पर जो कि इसको थोड़ा सा अलग बनाती है, तो उसको थोड़ा समझेंगे आखिर क्या है ये सीतापुर का सौर ऊर्जा प्लांट। सबसे पहले देखें यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर, ठीक है, जो कि भूतपूर्व यहाँ पे रक्षा मंत्रालय की छावनी भी यहाँ पर रही है, और इसी क्षेत्र में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई है। तो दो अहम पहलू हैं। पहला, शुरू कहाँ किया गया है? सीतापुर में। दूसरा, शुरू किसके द्वारा किया जाए? तो रक्षा मंत्रालय की परियोजना है। तीसरा, किस तरीके की ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा है। कितनी क्षमता है? 250 मेगावाट की। और इस ऊर्जा का क्या किया जाएगा? एक स्टोरेज सिस्टम क्रिएट किया गया है, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, यानी जो सौर ऊर्जा उत्पादित होगी उनको इन बैटरी में यहाँ पर क्या क्या है, स्टोर किए जाने का प्लान रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा परियोजना का हिस्सा है जिसमें दो चरण है। पहले सौर ऊर्जा प्लांट लगाना जिससे सौर ऊर्जा उत्पादित होगी और उस सौर ऊर्जा को फिर बैटरी सिस्टम के माध्यम से स्टोर करने की व्यवस्था है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे रक्षा भूमि, सबसे पहले यहाँ पर जो डिफेंस को कई सारी भूमि यहाँ पर मिलती है अपने सेना को रखने के लिए, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित करने, सिक्योरिटी के पर्पज से और डिप्लॉयमेंट के लिए भी देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर इनको छावनी प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर भूमि बहुत सारी रहती है, एक्स्ट्रा रहती है कई बार। तो उसका यूज कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा कि अपने रक्षा मंत्रालय की या रक्षा क्षेत्रों की या छावनियों की खुद की ऊर्जा क्यों ना डेवलप की जाए, हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहें। तो अगर हमारा पूरा छावनी या कैंट है, उस कैंट की ऊर्जा के लिए हमें जिस स्टेट की, उस स्टेट की पावर हाउसेस पर डिपेंड ना रहें, हम खुद की ही वहीं पर प्लांट लगा लेते हैं, और सौर ऊर्जा इसका सबसे बेहतर। तो वहां पर इसके लिए अपनी ही जमीन को देकर के उसी जमीन पे यहाँ पर ये लगाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, भारत में रक्षा भूमि पर स्थापित होने वाली पहली बड़े पैमाने पे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है, फर्स्ट इस तरीके की है। ये पहली बार है कि यहाँ पे रक्षा मंत्रालय इस तरीके की योजना यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। दूसरा, थोड़ा समझते हैं आखिर BESS क्या है। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो BESS का फुल फॉर्म होता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और ये प्रणाली क्या है? इस प्रणाली में हम देखते हैं कि जो सौर ऊर्जा है या फिर पवन ऊर्जा है, उस ऊर्जा से जो बिजली उत्पन्न हो रही है, उस बिजली को बैटरियों में संग्रहित किया जाता है। पवन ऊर्जा भी सम्मिलित है, क्योंकि ये सौर ऊर्जा प्लांट है इसलिए यहाँ पे सौर ऊर्जा है, लेकिन अगर पवन ऊर्जा भी कहीं लगी हुई है तो उसका भी स्टोरेज सिस्टम आप इसमें कर सकते हैं। और आवश्यकता जब पड़ती है, जैसे घरों में नहीं होता है कि आप बैटरी रखे रहते हैं, चार्ज होता रहता है, लाइट कट गई तो सप्लाई करने लगता है, तो ठीक वैसा ये भी आपको करने की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए काम कैसे करता है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा प्लांट लगेगा। ठीक है, इस प्लांट को जो है इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होगी, उत्पन्न बिजली को बैटरियों में हम संग्रहित करेंगे। उसके बाद तो इसको यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? अगले चरण में जो भी आपकी आवासीय व्यवस्था होगी उनसे यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाएगा। और आवश्यकता जब पड़ेगी तो हम वापस से यहाँ पर ये सप्लाई अगर नहीं हो पा रही, कहीं बाधित हो गई है, तो हम इसी स्टोरेज सिस्टम को सप्लाई करके अपनी बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित कर देंगे। तो ये पूरा एक फंक्शन यहाँ पर आपको क्रिएट किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय देखा जाए तो यहाँ पर इस परियोजना के संदर्भ में सबसे पहली चीज स्वीकृति किसने दी है? तो यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसकी स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। दूसरा, कार्यान्वयन एजेंसी कौन है जो बनाएगा इस पावर प्लांट को? तो NTPC बना रही है। ठीक है, बना कौन रहा है? तो NTPC लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, प्लांट लगाया जाएगा, बैटरी स्टोरेज सिस्टम होगा। परियोजना का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना कि किसी पर डिपेंडेंसी ना रहे, उनकी खुद की एनर्जी सप्लाई रहे, कभी हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर कहीं फंस ना जाएं। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाया जा रहा है।
कि जिससे यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसमें भी हम यहाँ पर कमी कर सकें। तीसरा, खाली पड़ी जो भूमि है उसका सही तरीके से उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। और चौथा, पारंपरिक बिजली स्रोतों के बजाय यहाँ पर हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाएं और उस पर यहाँ पर कम करें। तो ये यहाँ पे परियोजना के उद्देश्य हैं कि आखिर इसे लगाया क्यों जा रहा है। क्लियर है? क्या है, किसके द्वारा है, क्या किया जा रहा है, रक्षा मंत्रालय के, लगाने वाला कौन है और ये प्रक्रिया काम कैसे करने वाली है। अब लास्ट में क्योंकि एनटीपीसी लगा रही तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कई बार संस्थागत भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि ये संस्था क्या करती है, कब स्थापना हुई। तो सबसे पहले एनटीपीसी लिमिटेड भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ है, क्योंकि कई तरीके के आपको देखा जाए तो ऐसा नहीं किसी थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं। पहले यहाँ पर एनटीपीसी का मुख्य काम यही था कि थर्मल पावर प्लांट लगाना, लेकिन अब जैसे जैसे भारत में ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से नए नए स्वरूपों पर यहाँ पर निवेश किया जा रहा है, एनटीपीसी भी काम कर रही है। चाहे वो सौर ऊर्जा के प्लांट हो, चाहे वहां पे न्यूक्लियर प्लांट हो, चाहे वो थर्मल प्लांट हो, एनटीपीसी अब हर जगह यूज अब काम कर रही है। तो सबसे पहले यहां पर एनटीपीसी किसके अंतर्गत आती है, तो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कैसी कंपनी है, तो एक सार्वजनिक कंपनी है। ठीक है, सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है। दूसरा, इसका मूल नाम जो है नेशनल थर्मल पावर प्लांट, यानी जो फुल फॉर्म हम कह सकते हैं कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। साथ ही इसकी स्थापना कब की गई, 1975 में की गई है और मई 2010 में इसे कौन सा दर्जा दिया गया है, महारत्न का दर्जा दिया गया है। अब इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको इस संस्थागत पहलू में एनटीपीसी के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो ये पता होना चाहिए। चलिए अब आते हैं दूसरे योजना के बारे में। दूसरी योजना शुरू की जा रही है प्रोजेक्ट गंगा। यूपी में हमने देखा है गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ये गंगा एक्सप्रेसवे नहीं है, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर के शुरू किया गया एक बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट है जो यूपी में यहाँ पर देखा है तो प्रोजेक्ट गंगा के नाम से लॉन्च किया जा रहा है। और यूपी को डिजिटल और सशक्त बनाने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों से लेकर के आपको देखा है तो डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। अब इस योजना को अगर हम देखें तो सबसे पहले आखिर क्या है योजना, उसको समझिएगा। प्रोजेक्ट गंगा में गंगा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखिएगा, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। हिंदी में कहेंगे कि विकास और प्रगति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त नेटवर्क। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गंगा का क्योंकि फुल फॉर्म हो सकता है ये पूछ लिया जाए। अब इसके बाद योजना क्या है, सरकार करना क्या चाहती है इस योजना के माध्यम से। तो ये योजना जो है सबसे पहले किस सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की है। अब यहां पे देखिए एक डिजिटल कनेक्टिविटी योजना है और इस डिजिटल कनेक्टिविटी में क्या किया जाएगा कि राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों, सिर्फ ग्रामीण नहीं है, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में तेज इंटरनेट और डिजिटल यहां पर आपको सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को लाया गया है। अब आता है क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट गंगा में क्या क्या किया जाएगा, उद्देश्य क्या होंगे, क्या हासिल करने की यहां पे कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले एक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। दूसरा है कि डिजिटल सेवाएं जो हर तरीके गवर्नमेंट की है वो आपको सभी तक उपलब्ध सुनिश्चित करें। तीसरा यहाँ पे रोजगार और कौशल विकास, क्योंकि डिजिटल कनेक्टिविटी होगी तो ब्रॉडबैंड उसको सेवा प्रदाता, यहाँ पर आपको सेवा प्रोवाइडर यहाँ पे चाहिए होंगे, सर्विस प्रोवाइडर, तो वहां पर आपको रोजगार डेवलपमेंट होंगे। और ग्रामीण सेक्टर में है तो ग्रामीण लोगों को ही वहीं पर रोजगार देना है। इसके अलावा देखा है तो समावेशी विकास, जो कि हम बात करते हैं कि डिजिटल डिवाइडेड है, शहरों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है लेकिन गाँव में नहीं है, तो एक डिजिटल डिवाइडेड की जो समस्या है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ भविष्य के लिए तैयार उत्तर प्रदेश, यानी कि स्मार्ट गांव की जो परिकल्पना है उसको डेवलप किया जाएगा, सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि यहां पर इस योजना के माध्यम से तेज और आसान यहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश के जो असमानता की स्थिति है ग्रामीण और शहरों की, उसको यहां पर कम किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। अगर मैं बात करूं कि यहां पे इस परियोजना में क्या लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जा रही है, कितनी कनेक्टिविटी किस स्तर की यहां पर स्थापित की जाएगी, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हाई स्पीड फाइबर जो इंटरनेट होगा ये करीब 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ेगा। कितना, 20 लाख परिवार है, और परिवार अगर देखा जाए उसमें 5 व्यक्ति जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 1 लाख कि 100 लाख। ठीक है, तो यहां पे देखा है तो 20 लाख। दूसरा चीज, पंचायतें कितनी कनेक्ट की जा रही हैं, डेटा ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सभी 57,000 ग्राम पंचायतों का इंटरनेट को पहुंचाना है, यानी कि स्मार्ट गांव की जो परिकल्पना है वो यहां पर लक्ष्य हासिल करना है। और तीसरा यहां पे देखा जाए तो ये पूरे अभी 75 जिले में नहीं शुरू की जा रही है, ध्यान रखिए ये पायलट परियोजना है।
पायलट परियोजना के तहत 21 जिलों में शुरू किया जा रहा है, जहां शुरुआती यहां पर लक्ष्यों को हासिल करने की 21 जिलों में कोशिश की जाएगी, और जब वहां पर हम इसे अचीव कर लेंगे तो फिर ये बाकी अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। तो क्या है यहां पर, सबसे पहले 20 लाख परिवारों को जोड़ना, 57,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ना, और 21 जिलों में शुरुआती आपका पहले चरण में शुरू किया जा रहा है प्रोजेक्ट गंगा। अब एक और चीज, यहां पर शुरू कौन करेगा, पार्टनर कौन है इसको, तो यहाँ पे दो लोग मिलकर के इस पूरी परियोजना का शुरू कर रहे हैं। कौन कौन है, एक तरफ यहाँ पे यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन है, एसटीसी है, और दूसरी तरफ यहाँ पर है वन ओटीटी इंटरनेशनल लिमिटेड है, जो कि आपकी हिंदुजा ग्रुप की यहाँ पर एक सब्सिडरीज कंपनी होगी। तो यहाँ पर दोनों लोग मिलकर के आपको एक तरफ मतलब प्राइवेट और एक तरफ पब्लिक, एक पीपीपी मॉडल पे यहाँ पर इस योजना को डेवलप किया जा रहा है। कभी आ जाए यूपी में पीपीपी मॉडल पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर के क्या करना है, तो आप इस योजना को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो रोजगार के दृष्टिकोण से और महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से इस योजना का भी एक अहम रोल होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है, सबसे पहले देखिए जाए स्थानीय स्तर पे रोजगार उत्पन्न करना। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी लगानी है, फाइबर केबल का जाल बिछाना है, और यहाँ पे राउटर लगाने हैं, आपको उसको समय समय पे चेक करना है, कहीं खराब हो रहा है उसको ठीक करना है, तो शहर से 20, 50, 100 किलोमीटर दूर कोई नहीं जाएगा। क्या होगा, स्थानीय स्तर पे ही आपको एक सेंटर बनेगा, और वो सेंटर में आपको 10, 20, 50 जहां जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो की क्षमता होगी गांव की, उस हिसाब से लोगों को जॉब्स क्रिएट होंगी। तो जॉब्स यहां पर देखा जाए आपको 57,000 ग्राम पंचायतें, सिर्फ एक व्यक्ति भी हो तो 57,000 तो व्यक्ति हो गया, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें। और अगर मिनिमम अगर हम कहें 5 आप जोड़ दीजिए, 10 जोड़ दीजिए, तो वो संख्या आपको लाखों में पहुंच जाती है। तो फिलहाल अगर हम देखें यहां पर एक ग्राम पंचायत के स्तर पर जो अभी पायलट परियोजना है उसके तहत 21 जिलों की बात करते हैं, तो फिर भी मिनिमम आपको 8 से 10,000 यहां पे रोजगार उत्पन्न करने का लक्ष्य है, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर ही, लोकलाइज स्तर पर आपको उपलब्ध होगा। और इसके अलावा देखा है तो इससे क्या होगा कि स्थानीय युवाओं को जो कि बाहर जा रहे हैं, उनको यहां पर जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक जॉब प्रोवाइड होगी, एक टेक्निकल जॉब यहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी गांव के स्तर पर ही। तो 1 लाख प्लस यहां पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर अगर हम फ्यूचर ओरिएंटेड देखें तो ये संख्या जो होगी वो लाखों में पहुंच जाती है। तो युवाओं के लिए एक तो रोजगार की उपलब्धता, वो भी स्थानीय स्तर पर उपलब्धता, जो ग्रामीण क्षेत्रों शहरों की और प्रवासन की एक स्थिति, उसको भी यहां पर आपको कमी लाने में सहायक होगा। दूसरा यहां पर महिलाओं के दृष्टिकोण से समझिएगा, महिला सशक्तिकरण कैसे यहां पर सक्षम है। अब यहां पे देखिए बात की जा रही है कि लगभग 50% जो भागीदारी होगी इसमें महिलाओं की सुनिश्चित की जाएगी, यानी सिर्फ पुरुषों को ही रोजगार इसमें नहीं सुनिश्चित किया, इसमें महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। सिर्फ युवकों को नहीं बल्कि युवतियों को भी देखा जाए तो यहां पर जॉब मिलेगी। और इसके लिए आपको बीसी सखी मॉडल को अपनाया जाएगा, जहां महिलाओं को ट्रेंड किया जाएगा, और ट्रेंड करने के बाद वहां पर 50% जॉब एलोकेशन जो होंगी वहां पर महिलाओं की सुनिश्चित की जाएंगी। अब इससे एक लाभ और होगा, टेलीमेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट हमने आपको डिस्कस किया था, है ना। तो टेलीमेडिसिन क्या था कि व्यक्ति जो है एक ग्रामीण, जो खासकर वृद्ध है, वो शहरों की तरफ बड़ी और अच्छी सेवाएं लेने नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में बड़े और अच्छे डॉक्टरों को आप इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से, वो आपको मोबाइल और कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप घर बैठे ही आप उनसे सलाह मशवरा कर पाएंगे, सलाह ले पाएंगे, और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन भी देगा, जिसको आप कहीं भी अपने आसपास से जाकर के आप दवाइयां ले सकते हैं। तो इस तरीके से टेलीमेडिसिन अच्छी हो जाएगी। और क्या होगा, एक चीज यहां पर होगा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि गांव के या प्रदेश के सबसे अंतिम छोर तक, दूर दराज के क्षेत्रों तक भी आप इसके माध्यम से कनेक्टिविटी स्थापित कर पाएंगे, डिजिटली यहां पर जोड़ पाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से आप आसानी से किसी भी तरीके की तैयारी कंपटीशन की करनी है जो आपको शहरों में जाकर के हो रही है, क्योंकि गांव में क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। या हम कहें स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस इत्यादि हैं, वो भी बच्चा क्या कर सकता है, घर बैठे यहाँ पर आसानी से गांव में भी अच्छी स्कूल, कॉलेज और टीचरों से वो व्यक्ति भी, बच्चा भी पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है। ई गवर्नेंस की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सरकार कोई भी स्कीम ला रही है, योजनाएं ला रही है, उसका लाभ है, कैसे पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, तो जब ग्राम पंचायतें अच्छों से कनेक्ट होगी तो लगातार अपडेट होगा, व्यक्तियों तक आपको मोबाइल के थ्रू यहां पे आसानी से जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी उसको, तो इसके माध्यम से गांवों को हम सशक्तिकरण भी कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट गंगा और उससे जुड़े यहां पे सभी पहलुओं के बारे में। तो ये स्कीम भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर हम किस पर्पज से, इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा कहां है, गांवों के लिए।
और गांव में हर तरीके का शिक्षा भी है, रोजगार भी है, डिजिटल कनेक्टिविटी भी है, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी है और गवर्नेंस भी है। तो यहाँ पे कई सारे पहलुओं से अगर हम देखें तो ये एक योजना जो है वो गांवों के, आप कह सकते हो स्मार्ट गांव की परिकल्पना है, उस दृष्टिकोण से ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि कैसे स्मार्ट गांव को कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रोजेक्ट गंगा कैसे सबसे महत्वपूर्ण है। तो सारे पहलू से आप इसको लिख सकते हैं और बाकी जो फैक्ट है वो आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड आता है तो उसको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम यहाँ पे डेवलप की जा रही है, जो यूपी की अपनी खुद की मौसम सैटेलाइट अभी है, देश की सैटेलाइट। इसरो यहां पर बताता है कि इस हिस्से में ये आएगा, लेकिन कई बार वो इतनी सटीक नहीं होती है राज्यवार। अगर हम देखें उससे समस्या क्या होती है कि राज्यवार अगर सही आंकड़े नहीं मिल रहे हैं कि भाई अब बरसात होगी, इसी दिन बरसात होगी, तो उस दृष्टिकोण से क्या होता है कि किसान की बुआई से लेकर के कटाई तक, फसलों से लेकर कई समस्याएं होती हैं। अब यहां पर यूपी सरकार ये करने जा रही है कि इसरो के साथ मिलकर के यूपी के लिए अलग से एक मौसम सैटेलाइट लॉन्च करने की परियोजना को लेकर के डिस्कशन शुरू हुआ है। तो आइए समझते हैं आखिर ये मौसम सैटेलाइट आने से यूपी के लिए किस तरीके के प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जरूरत क्या है ऐसे मौसम सैटेलाइट की, जब हम कह सकते हैं कि इंडिया तो ऑलरेडी है, हमें जानकारी वैसे भी मिलती है। तो अब सबसे पहले समझिए यूपी की स्थिति क्या है। 25 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ा देखा जाए तो जनसंख्या के लिहाज से भारत का स्टेट है, और एक बड़ी जनसंख्या वो है कृषि पर निर्भर है, मैदानी इलाका बहुत बड़ा है और जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में यहां पर सटीक मौसम पूर्वानुमान की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। अब अगर देखा है तो किसानों को अगर समय पर मौसम संबंधी सटीक जानकारी मिल जाए कि आज बरसात होनी है, इस दिन ही होनी है, इतनी मात्रा में होनी है, तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें जानकारी उपलब्ध होने पर, चाहे वो आपदा प्रबंधन की बात हो कि बाढ़ आ सकती है या सूखा हो सकता है या बारिश हो रही थी, फसल की बुआई के लिए समय आ चुका है, आप तैयारी कर लीजिए, तो इस हिसाब से डिसीजन लेना, तैयारी करना आसान हो जाता है ना। अब इसको थोड़ा सा ये समझिएगा, इसरो से जो चर्चा हुई है यहां पर यूपी सरकार ने मौसम सैटेलाइट की संभावनाओं पर चर्चा किया, क्या यूपी के लिए अलग से मौसम सैटेलाइट लॉन्च की जा सकती है। इसको लेकर के राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव यहां पे रखा है और कहा है कि हम ऐसा चाहते हैं कि आप हमारे लिए ये काम करें। इसरो जो होता है यहाँ पे राज्य सरकार के साथ मिलकर के इस पे सहयोग करने की बात पर सहमति जता चुका है कि वो यूपी के लिए मौसम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, और इसके लिए जो मौसम संबंधी डेटा अधिक सटीक और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने पर बात हुई है। यानी कि बातचीत और चर्चा के स्तर पर यह काम शुरू हो चुका है, और इन फ्यूचर हो सकता है आने में काफी समय लगे, क्योंकि अभी परियोजना है, मंजूरी मिलेगी, फंडिंग लगेगी, फिर वहां पे चरण शुरू होगा, फिर लॉन्चिंग होगी और तब तक यहाँ पे सारी प्रक्रिया होगी। हाँ, एक स्टेट विशेष है तो बहुत बड़ी सैटेलाइट्स की भी आपको आवश्यकता हो सकती है, ना रहे एक स्पेसिफिक यहाँ पे जानकारी आपको हासिल करनी है, लेकिन फिर भी समय लग सकता है। लेकिन फायदे की बात करते हैं, किसानों को फायदा क्या होगा और किस किस तरीके का है। सबसे पहले अगर बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, नुकसान को क्या वो कम कर सकता है, उसके लिए क्या एहतियात बरत सकता है, क्या कटाई समय से पहले कर ली जाए, या अगर कटी हुई फसल है तो उसको यहां पे जल्दी से खेतों से हटा लिया जाए। तो यहां पर क्या है, फसल की नुकसान को कम किया जा सकता है। दूसरा, बारिश, ओलावृष्टि, खराब मौसम के समय पे हमें चेतावनी मिल जाती है, तो उसको लेकर के उपायगत समस्या चीजें हो सकती हैं। किसान की खेती की योजना बेहतर की जा सकती है, और कृषि से होने वाले आर्थिक नुकसान जो किसानों को हो रहा है उससे भी उन्हें बचाया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों के दृष्टिकोण से देखा है तो ये बहुत ही अहम होने जाएगा और बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा। मौसम प्रबंधन में बदलाव के बारे में देखा जाए, जो प्रयोग किया जाता है, जो सैटेलाइट्स इत्यादि काम करती हैं, वो यहाँ पे डॉपलर रडार नेटवर्क को एक दृष्टिकोण से आपको सटीक एक जानकारी कलेक्ट की जाती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें आता है, जिसके माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसके अलावा कि बिजली गिरने की घटनाओं से लेकर के अन्य तरीके की जानकारी, वार्निंग भी इसमें शामिल होती है, और बाढ़, तूफान और अन्य मौसमी आपदा भी, यानी कि हर तरीके की घटनाक्रम, कुछ भी होने जा रहा है, किसी भी तरीके की मौसम परिघटनाएं डेवलप हो रही हैं, चेंजेस आने वाला है, तो सारी जानकारी आपको इसमें मिलती है। समस्याएं बस यही है कि जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से होता है ना। जिस तरीके से अगर हमने पिछले कुछ सालों में ही देखा है कि चेंजेस, कभी पिछले साल ही बहुत बारिश हो गई जो अनुमान से ज्यादा निकल गई, और इस साल एकदम सूखे की स्थिति आ रही है। कभी आपको चरम घटनाएं आपको देखा है, तापमान जो होता है वो 50-40 तक भी आपको टच कर रहे हैं, तो वहां पर आपको चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। खाद्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या हो सकती है, और इसलिए भी हमें इस तरीके के मौसम सैटेलाइट्स की और भी आवश्यकता है, जो दिन प्रतिदिन का डेटा हमें तुरंत का तुरंत अपडेट दे। इससे चीजें ज्यादा बेहतर और तरीके, नतीजे यहां पर आपको बदल सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहां पर सरकार लेकर आई है एक और ओडीओसी की
तर्ज पर एक और प्रक्रिया। हमने कहा कि यूपी के बारे में ओडीओपी आ चुका है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। फिर मैंने पढ़ा है कि ओडीओआर आ गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर परियोजना आ चुकी है। अब यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन परियोजना भी है। तो तीसरी यहां पर जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन की, यहां पर एक जिले का जो बहुत लोग हैं, खाने पीने के शौकीन लोग हैं, घूमने जा रहे हैं, किस जिले में गए हैं और आपको ये नहीं पता कि खाना क्या है यहां पे, तब आपको पता रखना है। क्योंकि यूपी जो गवर्नमेंट ला रही है कि आपको हर जिले की कुछ खास चीजें, व्यंजन जो आपको अगर जा रहे हैं तो उसे चखिए जरूर। ठीक है, तो ओडीओसी को यहां पर हम कुछ इस तरीके, सबसे पहले समझिएगा फुल फॉर्म क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिंग, हिंदी में आपको एक जनपद एक व्यंजन। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक जिले का पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजन जो वहां पर मूल रूप से बनाया जाता हो, ज्यादा लोगों के द्वारा उसे पसंद किया जाता हो। ठीक है, तो यहां पर उसको पहचान दिलाना है और साथ ही साथ उस व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना है और भी ज्यादा यहां पर उसका व्यवसायीकरण करने के लिए, क्योंकि एक डिमांड क्रिएट होगी। फिर इससे अभी हम जाते हैं, कुछ भी हमें नहीं पता है, लेकिन आपको यह पता हो जाए कि नहीं भाई मिर्जापुर का ये फेमस है, आगरा का खाना जाना है तो आगरा में ये चीज जरूर खानी है, तो आप ना सिर्फ खाएंगे, हो सकता है अपने घर वालों के लिए भी लेके जाएं कि यार चलो लेकर चलते हैं ये चीज। तो उससे क्या होगा, पहले हमें नहीं पता था, हम कुछ भी खा के चले आते थे, लेकिन अब जाएंगे तो वो चीज जरूर खरीदेंगे। तो क्या होगा, अचानक से डिमांड क्रिएट होगी, और जब डिमांड क्रिएट होगी तो जो व्यक्ति यहां पर स्थानीय स्तर पर उस रोजगार को कर रहा है, उसके लिए आर्थिक स्तर पर ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अब ये किया कैसे जाएगा, तो यहां पे सबसे पहले थोड़ा सा अंतर क्या था, ओडीओपी हमें समझ में आता है क्या था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन प्रोडक्ट जो था वो क्या था, वो बेसिकली इंडस्ट्रियल बेस था, आप ऐसा कह सकते हो, इंडस्ट्री एमएसएमई उद्योग को लेकर के था। लेकिन यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिंग जो है वो बेसिकली आपको सिर्फ क्यूजिन से है, व्यंजनों से है, खाने पीने की चीजों से लेकर के है। तो बेसिक डिफरेंस यहां पर ये है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर ओडीओसी के तहत जो उद्देश्य हैं, ये 4 से 5 पहलुओं को सरकार कोशिश कर रही है कि हम हाईलाइट करें इसमें। सबसे पहली चीज, स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मूल उद्देश्य इसका वही है, योजना का नाम ही वही है। दूसरा, यहां पे सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देना, क्योंकि हम सांस्कृतिक या कल्चरल बेस जब बात करते हैं उसमें खान पान भी शामिल होता है। तो यहां पर स्थानीय खान पान परंपरा और विरासत को इसके माध्यम से जानकारी भी प्रोवाइड कराना और संरक्षण भी देना। तीसरा, इससे रोजगार का सृजन करना। हो सकता है कि यहां पर कम लोग कर रहे हो, लेकिन देखिए कि डिमांड बढ़ रही है, तो कुछ और लोग वहां पर क्या होंगे, उससे रिलेटेड दुकान ओपन करेंगे, उस व्यवसाय को करना शुरू करेंगे। तो उस डिमांड को पूरी करने के लिए उसको यहां पे एक ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को रोजगार के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर इससे फायदा क्या होगा, एक बाजार क्रिएट हो जाएगा। यूपी खुद इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, जो स्थानीय अगर पर्यटक भी आपको एक जिले से दूसरे जिले जाता है, वही बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट, 25 करोड़ की डिमांड क्रिएट कर सकता है ना। और अगर समझिए आपको जो बाहरी आ रहा हो उसको भी इस योजना के बारे में पता दिया जाए, उसकी भी ब्रांडिंग की जाए, खूब प्रचार अच्छे से किया जाए, तो बाहरी व्यक्ति भी आएगा तो क्या करेगा कि यार ये चीज खाना है, चलना है, उसके प्लान में होगा कि जैसे प्लान करता है कि आगरा मुझे ये चीज घूमनी है, वो भी प्लान करेगा आगरा मुझे ये चीज खानी है। और आगरा में वो भी आपको क्या होगा, कुछ जगहें भी फेमस होती हैं, ये चीज यहां मिलती है आगरा में। तो क्या होगा कि अचानक से आपको पर्टिकुलर कुछ खाने पीने की गली, और आपको एक तरीके से अगर सरकार चाहे तो यहां पर एक क्षेत्र को डेवलप कर सकती है, फूड सेंटर, फूड प्लाजा करके, जहां पर इसी तरीके के व्यवसाय से रिलेटेड सारी दुकानें एक ही जगह पे हों। उससे अचानक से क्या होगा, पूरा का पूरा क्षेत्र खाने पीने के लिए फेमस हो जाएगा और टूरिस्ट वहां आएंगे, आना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको जगह जगह नहीं घूमना है, उनको आगरा में पर्टिकुलर जगह है कि भाई यहां पर ये सारी चीजें खाने पीने की मिल जाएंगी आपको। आप हर एरिया को इस तरीके से डेवलप कर, हर जिले में एक जगह को आप फाइनल करिए, उसको प्लान्ड तरीके से बसाइए और फिर उनको दुकानों को अलॉट कर दीजिए, लोग आए और वहां पे अपनी दुकानें लगाएं। उसके बाद वहां पर उसको प्रचार करिए कि ये है बाजार, यहां पे सारी चीजें हैं, तो पर्यटक टूरिस्ट भी वहां पर सीधा जाएगा वो। तो इससे एक बहुत अच्छा क्या होगा, बाजार बन जाएगा आपका, एक बाजार वो क्रिएट हो जाएगा उस क्षेत्र में, और एक ब्रांडिंग वहां पर उसकी साथ साथ बन जाएगी, जो ग्लोबल ब्रांडिंग उसके लिए काम करेगी। पर्यटन को इससे सीधा सीधा आपको बढ़ावा मिल गया कि सिर्फ वो घूमेगा नहीं बल्कि खाएगा और लेके भी जाएगा। तो इकोनॉमी बूस्टअप, इससे फायदा क्या होगा, सिर्फ उस क्षेत्र विशेष की इकोनॉमी नहीं बूस्ट होगी, पूरे प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स तो सरकार भी लेगी। अब ऐसा नहीं कि आप कमा रहे हैं तो सरकार आपसे कुछ नहीं लेगी, कहेंगे हम इतना काम कर रहे हैं, इतनी ब्रांडिंग करा रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तो मिलेगा। तो सरकार के पास इससे डेटा भी सही आने लगता है। अभी दुकानों का सही डेटा सरकार के पास नहीं जाता है, लेकिन जब इस तरीके से काम होगा, उसको ग्लोबलाइज किया जाएगा, ब्रांडिंग की जाएगी, उन पर्यटकों को ट्रैक किया जाएगा, तो सरकार को भी एग्जैक्टली पता होगा कि कितनी मूवमेंट हो रही है। तो यहां पे सरकार को भी इसका फायदा है, क्षेत्र को फायदा है, इकोनॉमी को फायदा है, रोजगार के दृष्टिकोण से फायदा है, और साथ ही साथ एक ब्रांडिंग के दृष्टिकोण से आपको प्रदेश और क्षेत्र को फायदा है। तो कई सारे पहलुओं का यहाँ पे फायदा है। चलिए ऐसे कुछ चीजों के बारे में 2 से 3 जिले मैंने आज लिए हुए हैं, फिर जैसे जैसे जिलों के बारे में आता रहेगा बताते चलेंगे करंट में। तो आज हम 3 जिले ऐसे बताते हैं कि जहां का ओडीओसी क्या है। पहला है देवरिया। देवरिया का जो ओडीओसी फाइनल किया गया है, आपको देखा जाए तो वो ये है, क्या क्या है, मालपुआ, दूसरा लिट्टी चोखा, तीसरा दही चूड़ा, और चौथा गुड़ की जलेबी। ये 4 चीजें देवरिया के लिए यहां पर, अगर आपको जाना है देवरिया तो आप इसमें से कुछ भी ट्राई जरूर करें। क्या क्या है, मालपुआ, लिट्टी चोखा, दही चूड़ा और गुड़ की जलेबी। फायदे वही हैं, आपको ओडीओसी शुरू की गई है, पारंपरिक स्वाद व्यंजन के लिए स्थानीय रोजगार इससे उत्पन्न होगा, और भी व्यवसाय शुरू होंगे, उत्पादन विपणन जैसे यहाँ पे सुविधाएं होंगी। ये सब में कॉमन, ये कॉमन 4 पॉइंट है। जब आप ओडीओसी लिख रहे हो, फायदे बताने हो, ये कॉमन है, ये आप कहीं भी लिख सकते हैं। बस आपको डिफरेंस कहां रखना है, आपको ये पता होना चाहिए किस जिले का कौन सा क्यूजिन यहाँ पर फेमस है या क्या लिस्टेड किया गया है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, असंगठित क्षेत्र ही इससे सब, क्योंकि जो दुकानें ये हैं ये संगठित नहीं है, ना कहीं रजिस्टर्ड हैं, ना कहीं इनको सरकार या किसी कंपनी की तरफ से कुछ यहाँ पेंशन फंड और अन्य तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, और ऐसे क्षेत्रों को हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा संगठित क्षेत्र है, जिसको आप संगठित करेंगे। अगर आप इसे बिजनेस के पर्पज से, कोई एक बड़ी कंपनी हो सकती है, उसने क्या किया कि एक कंपनी बनाई और उसने हर जिले में अपना एक एक स्टॉल खोल दिया, और हर स्टॉल में उस जिले की पर्टिकुलर जो चीजें फेमस है उसको उसने सजा दिया। तो वो क्या करेगा, अपनी कंपनी के नाम से फेमस करा देगा। तो इस कंपनी जैसे ही लिस्टेड होगी, वो आपको ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो एक व्यक्ति जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि चेन प्रणाली, रेस्टोरेंट चेन खोल सकता है वो अलग अलग जिले में, और उस जिले की खास जो पहचान है वो उसके माध्यम से उसको ब्रांडिंग करा सकता है कि यहां पे मिलता है देवरिया का ओडीओसी, इसे जरूर चखें। नाम साथ में अपने ब्रांड को क्रिएट कर देगा। तो किसी अगर कोई व्यवसायी होगा जिसे व्यवसाय शुरू करना होगा, वो इससे आइडिया लेकर के अपना व्यवसाय चमका सकता है आसानी, क्योंकि सरकार उसे प्रमोट करे, सरकार के प्रमोशन में उसका प्रमोशन हो जाएगा। आधा सरकार प्रमोट कर रही है और आधा बस उसका अपना नाम के साथ साथ उसको प्रमोट कर देना। तो आप अचानक से एक रेस्टोरेंट चेन या एक आप शॉप चेन आप क्रिएट कर सकते हैं, जो भी यूपी के कई सारे जिलों में। तो ये एक बड़ा फायदा होगा, जिससे संगठित को असंगठित को फायदा होगा, लेकिन एक संगठित स्ट्रक्चर के माध्यम से एक आपको बिजनेस मॉडल भी क्रिएट इसके किया जा सकता है। दूसरा आता है मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर जिले को यहां पे सबसे फेमस बताया गया है लाल पेड़ा। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो मिर्जापुर जाना है तो लार नहीं टपकानी है, क्या लेना है, लाल पेड़ा लेना है, खाना और लेकर के घर वालों को भी खिलाना है, ठीक है। बाकी वही सारी चीजें, उत्पादन, रोजगार, व्यवसाय, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। और तीसरा हमारा जिला है वाराणसी। वाराणसी में भी 4 चीजें हैं। जब भी काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी जा रहे हैं तो ठंडाई तो जरूरी है पीनी। अब ठंडाई के साथ साथ लौंगलता, हींग की कचौड़ी और बनारसी पान भी है, ठीक है। तो ये वहां का ओडीओसी है जो आप जरूर यहां पर ट्राई कर सकते हैं। तो ओडीओसी के तहत 3 चीजें हो गई हमारी, 3 जिले हमने देख लिए हैं, देवरिया, मिर्जापुर, वाराणसी। ऐसे यहां पर हर वीक में जब आएंगे तो 2-4 आपको ओडीओसी जिलों को देखते चलेंगे। इनकी लिस्ट अपनी अपडेट करते चलिएगा, एक पेज इनका अलग से ही रखिएगा, जब भी नए जिले पढ़ें तो वहां पर उनको लिखते चलिएगा। हाँ, धीरे धीरे शामिल कर रहे हैं, जैसे जैसे इसका फाइनल होता चल रहा है उसकी लिस्ट बनाते चल रहे हैं, उनको धीरे धीरे, अभी पूरे आए नहीं है लेकिन जैसे जैसे फाइनल हो रहे हैं वैसे वैसे आएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको बताते चलेंगे। चलिए लास्ट में यहाँ पे देखा जाए आता है यूपी में लगेंगे 6 न्यूक्लियर प्लांट। अभी हमने देखा सोलर प्लांट के बारे में बात की है, थर्मल प्लांट के बारे में बात की है, लेकिन यूपी जो है
अब न्यूक्लियर प्लांट भी लगाने जा रहा है, वो भी बड़े स्तर पर। 6 न्यूक्लियर प्लांट। अभी कितने हैं? अभी एक है यूपी में, ठीक है। अब यहां पे 6 और लगने जा रहे हैं। ये 6 कौन से हैं, फायदा क्या है, क्यों लगाया जा रहा है, इससे बिजली उत्पादन से लेकर के अन्य क्या फायदे हैं उसको समझिए। सबसे पहले यहां पे यूपी जो है सरकार के द्वारा राज्य में 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को लेकर के काम और योजना पर शुरू कर रही है। और ये योजना का जो काम यहां पर है प्रस्तावित है कि करीब 8400 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो न्यूक्लियर माध्यम से किया जाएगा या न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से किया जाएगा। अब यहां पर देखा इतने बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को यहां पर कौन सी कंपनियां पूरी करने जा रही हैं, तो किसी एक कंपनी के साथ नहीं, यहां पर कई सारी कंपनियां हैं जैसे कि एनटीपीसी, इंडियन ऑयल और अडानी। क्योंकि 6 प्लांट है, 6 प्लांट को अलग अलग यहां पर दे करके कुछ 2, 1, 3 कोई अलग अलग यहां पर आपको बनाया गया ताकि इन्हें जल्दी से तैयार किया जा सके। कंपनी क्या है, कितने लगने वाले हैं और ऊर्जा कितनी है, इसको थोड़ा और समझिए। इस नंबर्स को ध्यान रखिएगा। पहला, कुल प्लांट कितने लगने हैं, 600, ठीक है। हर प्लांट की जो क्षमता होगी 1400। हर प्लांट में रिएक्टर कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। और हर रिएक्टर की जो क्षमता होगी वो 700 होगी। तो 700 एक रिएक्टर का, 2 रिएक्टर 1400, एक प्लांट का 1400 और प्लस यहां पर 6 जिले, तो 1400 से इक्वल आपको मल्टीप्लाई 6, टोटल जो ऊर्जा आएगी आपको 8400 मेगावाट की है। तो नंबर्स ध्यान रखना है, कोई भी नंबर्स पूछा जा सकता है। प्लांट पूछा है, कितने प्लांट लगने वाले हैं, एक प्लांट में कितने रिएक्टर लगने वाले हैं, एक रिएक्टर की क्षमता कितनी है, या कुल यहां पर ऊर्जा उत्पादन कितना होना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 8400 मेगावाट को लेकर के न्यूक्लियर एनर्जी यहां पर उत्पादित करने को लेकर के प्लान किया गया है। अब दूसरा आता है कि बनाए कहां जाएंगे, यूपी में किन जिलों में से इन्हें स्थापित किया जाएगा। तो फिलहाल जो फाइनल हुए जिले हैं उसमें है पूर्वांचल के और बुंदेलखंड का। तो इसमें आता है आपका प्रयागराज, ललितपुर और सोनभद्र को फाइनल अभी किया गया है। इन 3 जिलों में न्यूक्लियर प्लांट लगेंगे। अब यहां पर अभी ये नहीं फाइनल किया गया है कि 6 के 6 इसी में लगेंगे या फिलहाल 3 के लिए एक एक यहां पर फाइनल किया गया और 3 अभी फाइनल होने बाकी हैं। तो फिर लेकिन 3 नाम अभी जो आए हैं वो हैं 3, ये ध्यान रखिएगा, प्रयागराज, ललितपुर और सोनभद्र को यहां पर फाइनल किया गया है। और इसलिए फाइनल किया गया है कि ये यहां पर पर्याप्त रूप से भूमि की उपलब्धता है, दूसरा जल की उपलब्धता है और तीसरा आधारभूत संरचना की यहां पर जो उपलब्धता है, जरूरत थी, वो भी यहां पर आपको ये पूरा करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यूपी में वर्तमान समय में कौन सा परमाणु संयंत्र चल रहा है, कहां पर है, उसकी क्षमता कितनी है और कितने रिएक्टर काम कर रहे हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। अभी देखा है तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन एकमात्र जो है यूपी में चल रहा है, जो कि स्थित कहां है, किस जिले में आता है, बुलंदशहर में, ठीक है। और यहां पे यूपी का एकमात्र आपको परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। यह संचालित कौन कर रहा है, तो एनपीसीआईएल के द्वारा यह संचालित हो रही है। क्षमता कितनी है, रिएक्टर कितने हैं, तो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है यहां पे 2 यूनिट है, 2 रिएक्टर्स हैं और 220 और 220 मेगावाट के हैं। टोटल कितना हो गया, तो 440 मेगावाट यहां पर आपको ऊर्जा उत्पादित करता है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। क्लियर है। जिला कौन सा है, संचालित कौन कर रहा है, नाम क्या है और ऊर्जा कितनी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आखिर यूपी इतने बड़े स्तर पे अचानक से जहां एक था उसने एक साथ 6 का निर्णय क्यों ले लिया। तो समझिए, अभी हाल फिलहाल गर्मी के दिनों में हमने एक चीज देखी कि बिजली कटौती बहुत हो रही और डिमांड भी बहुत ज्यादा है। प्लस यूपी सरकार लगातार देखें तो तेजी से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कर रही है और नए उद्योग चाहती है लगे, लेकिन उद्योगों के लिए बिजली भी चाहिए होगी ताकि वो निरंतर रूप से चल सके। तो एक तरफ यहां पर जो कैपेसिटी वर्तमान की है उस डिमांड को पूरा करना, दूसरा जो फ्यूचर ओरिएंटेड डेवलपमेंट होने वाली है उसकी डिमांड को भी पूरा करना। ये दोनों एस्पेक्ट को पूरा करने के लिए यहां पे बड़ी मात्रा में आपको ऊर्जा चाहिए और तीसरी चीज कि यहां पर आपको ऐसी ऊर्जा चाहिए जो पोल्यूशन ना करती हो, पर्यावरण के लिए कम नुकसान दे, तो एक नवीकरणीय ऊर्जा चाहिए और वो चीज को जो कि लंबे समय तक यहां पर एक बार बन जाए तो आपको ऊर्जा दे सके। ये सारे पहलुओं को अगर कोई पूरा करता है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। अब यहां पर देखें यूपी की जो बिजली मांग है वो करीब 32,000 मेगावाट है। कितनी है, 32,000 मेगावाट के आसपास पहुंच गई। जब अभी इतनी है तो इन फ्यूचर भी डेवलप होगी और भी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में 40 से 45,000 मेगावाट पहुंच सकती है, ठीक है। और इस डिमांड को पूरा करने के साथ साथ आपको औद्योगिकरण को भी ध्यान रखना है। डेटा सेंटर बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी बढ़ रही है, शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, नई सिटीज डेवलपमेंट हो रही है, एआई आपको प्लांट लगा रहे हो
सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं, कई सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर इतनी बड़े स्तर पे ऊर्जा आपको चाहिए भी तो होगी सप्लाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ों को पूरा करने के लिए यहाँ पर भारत चाहता है कि आपको तेजी से ऊर्जा सप्लाई करें। तो 8400 मेगावाट, अगर आप 32,000 की मांग है, 8,000 इसमें आप जोड़ते तो सीधा 40,000 ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज की फायदा यहाँ पर यूपी में किन क्षेत्रों को एटॉमिक एनर्जी का मिल रहा है। हम बात करते हैं कि मोस्टली यूपी का एक हिस्सा जो है वो पिछड़ा हुआ है, वो है आपका पूर्वांचल बुंदेलखंड का। और पिछड़ा इसलिए भी है क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कैसे, क्योंकि आपको ऊर्जा सप्लाई नहीं है, दूसरा कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन कनेक्टिविटी तो अब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट हो गए, एक्सप्रेसवे आ गए, रेल कनेक्टिविटी हो गई, मेट्रो परियोजनाएं आ रही हैं। लेकिन अब कमी क्या है कि बिजली की सप्लाई करना। तो बिजली की सप्लाई अगर आप कर दे रहे हैं, पानी की उपलब्धता ऑलरेडी पूर्वांचल में है, तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्री के लिए सारी चीजें पूरी बात है, और इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लग रही है आपको एटॉम। तो यहाँ पे देखा जाए तो बुंदेलखंड में देखा है तो ललितपुर को चुना गया है जो ऊर्जा हब के तौर पर विकसित करना है। ललितपुर की इंपॉर्टेंस देखा जाए तो इसी के आसपास आपको देखा है तो रक्षा कॉरिडोर भी, हमारा डिफेंस कॉरिडोर भी डेवलप हो रहा है, जो यहाँ पर ललितपुर को सीधे उससे कनेक्टिविटी मिलेगी, उससे यहाँ पर इनको भी फायदा होगा, और क्षेत्रीय विकास जो होगा यहाँ पर आपको ललितपुर और बुंदेलखंड के रीजन का होगा। दूसरी तरफ पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूर्वांचल में ऊर्जा उपलब्धता बढ़ेगी, तो वहाँ पे नए रोजगार, नए इंडस्ट्री आपको आसानी से आ सकेंगे, और इससे पूर्वांचल के क्षेत्र में जो रोजगार की कमी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण उसकी भी पूरी होगी। तो एक असंतुलन की जो हिस्सा बात करते हैं कि इस हिस्से में जहाँ पे आपको ज्यादा रोजगार है, लोगों की आय अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, और साथ ही साथ हर तरीके की मोबिलिटी और यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो धीरे धीरे आपको पूर्वांचल उत्तराखंड बुंदेलखंड को इससे मिलना शुरू होगा। अभी हमने पिछले करंट में आपको डिस्कस किया था कि बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं बड़े स्तर पे। अब आप समझिए बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा प्लांट के साथ पूर्वांचल और बुंदेलखंड में न्यूक्लियर प्लांट भी लग जाते हैं, तो एनर्जी की एक एक नहीं दो बड़े स्रोत यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में एनर्जी का हब आपको बन जाएगा बुंदेलखंड और पूर्वांचल, जो कि सप्लाई बड़े स्तर पर कर सकते हैं। अब भारत के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सी जानकारी आपको साझा कर देते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा नीति क्या है। भारत चाहता है कि 2030 तक फिलहाल हम 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल कर सकें, ठीक है, जो कि थर्मल पावर प्लांट और तेल और क्रूड ऑयल इत्यादि पर निर्भर ना हो। दूसरा यहाँ पे 2047 तक हम चाहते हैं कि हम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करें, ठीक है, और इस लक्ष्य को देखा जाए 2070 तक बढ़ा करके हमें नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। ये भारत की यहाँ पर परमाणु ऊर्जा नीति के तहत ये लक्ष्य हासिल करना है हमें 2070 तक। यानी कि अगर नेट जीरो करना है तो जितना ये थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, वो सब क्या करना है, रिप्लेस्ड करना है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से। तो यूपी की जो ये परियोजना है वो राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ क्या है, संलिग्न है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी यहाँ पर आपको जरूरी है। अभी एनटीपीसी के लेकर के अगर हम बात करें, जो न्यूक्लियर इनका मिशन है, क्योंकि एनटीपीसी जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा अभी हमने एनटीपीसी के बारे में आपको बताया, अब एनटीपीसी का न्यूक्लियर मिशन भी समझ लीजिए। एनटीपीसी खुद का जो लक्ष्य यहाँ पर स्थापित कर रही है कि मोस्टली जो तापीय ऊर्जा तक वो केंद्रित थी, उसका मेन जो लक्ष्य हुआ करता था, अब वो कन्वर्ट कर रही है, मल्टी रिसोर्स में खुद क्रिएट कर रही है, मल्टी जगह पे काम करें। अब कंपनी की जो योजना है कि वो खुद यहाँ पर 30 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता को विकसित करे, ठीक है, अलग अलग प्लांट अलग अलग जगहों पे लगा करके, जिससे यहाँ पर आगे PWR यानी कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स को यहाँ पर ये डेवलप करेगा, और इसके माध्यम से इस तकनीक को बड़े स्तर पर भारत में यहाँ पर संचालित कराएगा। तीसरा, यहाँ पर विभिन्न राज्यों में भूमि को चिन्हित किया जाएगा, जिसमें फिलहाल उसने उत्तर प्रदेश में लेकर के यहाँ पर ऐसे प्लांट लगाने को लेकर के, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर के हो या न्यूक्लियर प्लांट को लेकर के, वो काम यहाँ पर कर रहा है। ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी वो न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा। अब बात आती है कि इस न्यूक्लियर प्लांट को लगाने से क्या अच्छी चीजें तो हैं, लेकिन लाभ के साथ साथ चुनौतियां क्या है। लाभ यह है कि आपको 24/7 बेस लोड बिजली आप उपलब्ध करा सकते हैं, कोयले पर निर्भरता कम कर सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन में आप कमी ला सकते हैं, उद्योगों को स्थिर बिजली दे सकते हैं, और ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि ला सकते हैं, ये सब हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता क्रिएट करता है परमाणु ऊर्जा, जो अन्य कोई भी एनर्जी नहीं करती है। वो क्या है कि भूमि अधिग्रहण के बड़े क्षेत्र की सबसे बड़ी तो आवश्यकता, क्योंकि एक सिर्फ जहां प्लांट लगता है उस हिस्से को नहीं, बल्कि उसके आसपास के बड़े हिस्से को भी खाली कराया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आपको भूमि अधिग्रहण होगा, उसके साथ साथ आपको जो पानी होगा, नदी इत्यादि होंगी, उस पानी का प्रयोग किया जाता है कूलिंग के लिए, ठीक है, और इसके बाद क्या होती है, उससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्थानीय लोगों को जो विकिरण संबंधी चिंताएं बढ़ती हैं कि रिएक्टर से विकिरण हो सकता है,
जो पानी है, जो जमीन है, वो दूषित हो सकती है, और वो परमाणु यहाँ पर कणों के माध्यम से दूषित हो सकती है, जिसका प्रभाव पीढ़ीगत आपको कई वर्षों तक रह सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो पर्यावरण स्वीकृति का इसके लिए ऐसे प्रोजेक्ट को मिलनी बहुत आपको कई सारे मानकों को पूरा करने के बाद मिलती है, तो उसके लिए स्वीकृति मिलना भी जरूरी है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर लंबी निर्माण अवधि भी है, ये जल्दी बन के तैयार भी नहीं होते, क्योंकि इतने सुरक्षा मानक इसके होते हैं, उन सभी मानकों को जब तक ये पूरा नहीं कर लेते तो ऐसे स्थिति में 7 से 10 वर्ष भी लग जाता है एक परमाणु रिएक्टर को बनने और उसको पूरी तरीके से चालू होने। यानी कि आज 2026 में जो प्लान किया जा रहा है, हो सकता है 10 साल बाद आप पढ़ें कि भाई अब शुरू होगा, हमने इसे 10 साल पहले पढ़ा जब तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो ये स्थिति है कुल मिलाकर के। इसको ध्यान रखना है कि फिलहाल आपको जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, न्यूक्लियर प्लांट एक सबसे ज़्यादा चिंतनीय आपको एनर्जी भी है। जितनी सुरक्षित बनाई जा सकती है उतना ही इतना विकट समस्या आपको क्रिएट कर सकती है। कहीं भी गड़बड़ किसी भी स्तर पर अगर हो जाए, और जहाँ लगेगा कई किलोमीटर तक उसका प्रभाव, अगर कहीं भी उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, वो भोपाल वाला एक मुद्दा हमने देखा है। ठीक है, एक गैस रिसाव की स्थिति का कितना प्रभाव पड़ा है, वो भी उसका प्रभाव कई समय तक पड़ा। इसके अलावा चेरनोबिल की घटना याद हो अगर आपको, जापान चलो बम गिराया गया था, चेरनोबिल सुनामी आया था, सुनामी के इफेक्ट का रीजन जो देखने को फुकुशिमा यहाँ पे परमाणु संयंत्र, उनका भी यहाँ पे ऐसे ही कारण बहुत लंबे समय तक आपको, और उसके साथ साथ चेरनोबिल के तो आज तक कोई नहीं जाता। तो ये था आज के 5 से 6 टॉपिक, हमने 5 टॉपिक आई थिंक यहाँ पे कवर किए हैं। ये 5 से टॉपिक बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं एनर्जी सेक्टर और सरकार की स्कीम्स को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो इसको अच्छे से रिवाइज करिए, नेक्स्ट वीक मिलते हैं तो 4-5 और टॉपिक डिस्कस कर लेंगे जो भी कुछ नया यूपी डेवलप करेंगे।